नमस्कार मित्रों, 107.8 एफएम रेडियो जयघोष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं सुस्मित हूँ आपके साथ और समय है काव्य धारा का। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम आपका परिचय कराते हैं एक साहित्यकार से और उनके साहित्य से। तो आज भी हमारे बीच में एक ऐसे साहित्यकार मौजूद हैं जो दिल्ली से यहाँ पर हमारे बीच पधारे हैं। तो सबसे पहले हम उनसे आपका परिचय कराएं, पहले उनका स्वागत करते हैं। भारतेंदु जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। मित्रों, ये है भारतेंदु मिश्र जी और लखनऊ की धरती पर इनका आगमन हुआ है दिल्ली से और इन्हें हिंदी संस्थान ने सम्मानित कर रहा है और उसी क्रम में ये आज लखनऊ पर हैं। तो लखनऊ में इनके आने के साथ ही यहाँ पर हमारा उनसे जुड़ाव हो रहा है, तो उनसे बहुत सारी बातें करेंगे, उनके साहित्य से जुड़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जुड़ते हुए भारतेंदु जी, कैसे आपने साहित्य में बहुत कुछ लिखा है, बहुत सारी चीज़ें, मुझे जो जानकारी है थोड़ी बहुत आपके बारे में पता चला है, आपने कई किताबें लिखी हैं, लेकिन आपकी ये जो शुरुआत है लेखन की, इतना सब कुछ आपने किया है, तो ये कैसे शुरुआत हुई? जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने अपने मंच पर मुझे बुलाया, आमंत्रित किया। तो असल में शुरुआत तो बचपन में, जैसे मेरे असल में गांव में किसान परिवार से मैं हूँ जी तो इटौंजा के पास यहीं पर। तो जी, यानी जुड़ाव आपका लखनऊ से ही जी है? हाँ, हमारा जन्म यहीं का लखनऊ से ही जी है। हाँ, जी जी तो उस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि घर में, परिवार में एक ऐसा था कि दोपहर में किसान मजदूर सब गांव के इकट्ठे होते थे। जी बिल्कुल। तो पिताजी या कोई ना कोई उनको कुछ सुनाता था, या कहानी पढ़ करके या कविता पढ़ करके। हाँ हाँ। तो पिताजी हमारे शिक्षक थे, तो वो सुनाते थे। जब वो अनुपस्थित होते थे हाँ। तो बड़ा होने के नाते मुझे ड्यूटी पर लगा दिया जाता था कि भाई आज आपको कुछ सुनाना है। जी। तो घंटे 2 घंटे दोपहर का जो समय होता है, हाँ। छप्पर के नीचे, वाह। तो बैठकर वो आनंद आता था। तो उसमें हल्दी घाटी होती थी, रमई काका की कविताएं होती थीं, या रामचरितमानस के कुछ अंश होते थे, तो वो उनको मैं पढ़ करके सुनाता था। तो एक साहित्य की जो रुचि है, उसका जो रुझान बनता गया धीरे धीरे। और फिर विद्यार्थी जीवन में ये लगा कि क्लास में अगर कोई बच्चा कविता पढ़कर सुनाता है, या अंत्याक्षरी वगैरह होती थी उस समय जी, तो उसमें उसको सम्मान मिलने लगता था। जी, तो जी। मेरे भी मन में आया कि भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे मतलब सम्मानित अनुभव करने लगा अंदर से। हाँ। तो वो धीरे धीरे इस तरह का एक प्रारंभिक जुड़ाव बन गया था। वहां से हुआ। तो जी जी। तो वहां से आपका जुड़ाव हुआ, आपके मन में जो लोगों को देख करके आया कि नहीं भाई ये लिख रहा है या इसका कुछ है इसके पास, तो ये इसको एक अलग पहचान मिल रही है, एक अलग सम्मान मिल रहा है। बिल्कुल। तो वहां से आपकी लेखनी ने हाँ, आकार लेना शुरू किया। तो शुरुआत में किस तरफ आप मुड़े, क्योंकि आपके पास तो कई विधाएं हैं? हाँ, शुरुआत असल में गीत से ही हुई। अच्छा। और मुझे याद है स्कूल में योगेश्वर ऋषिकुल इंटर कॉलेज एक है यहाँ जी, जी। पर मेहंदीगंज में या लखनऊ में ही, तो वो गुरुकुल था। वहाँ पर गीता अनिवार्य थी। मैंने गीता ले करके, विद्यार्थी जैसे जाता तो प्रार्थना सभा में जी। उसके 2-3-4 श्लोक पढ़ाए जाते थे, फिर उसका अनुवाद और उच्चारण अभ्यास कराया जाता था। तो वो एक संस्कार मिला कि वहाँ से हम अपनी प्राचीन भारतीय दार्शनिक सांस्कृतिक परंपरा से भी जुड़ें और नवाचारी शिक्षा से भी जुड़ें। जी। तो दोनों एक साथ हमको मिलते रहे। उसके बाद विश्वविद्यालय वगैरह में जब आया, 12वीं वहाँ से करके, तो एक रचनात्मक जो परंपरा थी, एक संस्कार था, वो गीत के रूप में बदलने लगा और गीत से मैंने शुरुआत की। तो ये जो गीत निकले, माफ करिएगा यहाँ आपको टोक रहा हूँ, आप विश्वविद्यालय में पहुंचे और वहां पर आपके गीतों ने जन्म लिया, तो इन गीतों के जन्म का कारण क्या था? देखिए, कोई एक कारण तो नहीं होता, लेकिन आकर्षण बहुत सारे होते हैं। जब आप जानते हैं युवावस्था में, किशोरावस्था में, जी, तो उस तरह के आकर्षण मेरे मन में भी रहे होंगे या रहे, तो वो सब था। इसके अलावा मतलब एक मेरा जो अध्ययन था वो भी साहित्य में ही था। संस्कृत और हिंदी ये मेरे विषय रहे। तो इस नाते वो संस्कृत में या हिंदी में जब आप कालिदास को पढ़ते हैं, सूरदास को पढ़ते हैं, तुलसीदास को पढ़ते हैं, कबीर को पढ़ते हैं, और तो निश्चित रूप से, और हमारे सौभाग्य ये रहा कि हमें बंशीधर शुक्ल जी को भी पढ़ने को मिले, अवधि के भी लोग थे, मृगेश जी थे, रमई काका थे, पढ़ीस जी थे। तो ये सब प्रेरक बनते गए मेरे लिए, क्योंकि मैं बचपन से अपने छप्पर के नीचे बैठ करके उनको सुनाता था कुछ कविताएं, कुछ जी, जी। तो वो एक मतलब अंदर से एक और जुड़ाव, एक खिंचाव उस तरफ बढ़ता गया। तो इस तरह से अच्छा, वो सारे जो कवि मैंने पढ़े
वो छंदोबद्ध रचनाकार थे। जी बिल्कुल, तो निश्चित रूप से मुझे नाम आपने बताए सब वैसे ही हैं। हाँ, तो एक गीत के प्रति, छंदोबद्ध कविता के प्रति एक सहज आकर्षण या संस्कार इस तरह से बना। तो ये तो गीतों की बात हुई, और गीतों की बात चली है तो मुझे लगता है अगर आपको कोई गीत या कोई ऐसी कविता याद आ रही हो तो हम चाहेंगे हमारे जो भी साथी हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन तक भी कुछ इसका लाभ पहुंचे, वो भी कुछ सुने। मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, मैं पहला एक गीत मेरा जो बहुत प्रसिद्ध हुआ वो तो यहाँ लखनऊ में जी। मैं चंद्रापीठ बनूं तुम हो कादम्बरी, स्वर्ग से उतर आओ सोन परी। तो ये एक लंबा गीत है, लेकिन जो नवगीत के शिल्प में आया, मैं वो गीत आपके सामने रखना चाहता हूँ। अवश्य। ये एक नेत्रहीन महिला को समर्पित है। अरे वाह। और उसको देख करके ही लिखा गया। तो इसका शीर्षक है गीत का पारो। कौन इधर आता है कौन उधर जाता है, अंधी आँखों का अनुमान है, लाठी ही उसका भगवान है। क्या बात। कौन इधर आता है कौन उधर जाता है, अंधी आँखों का अनुमान है, लाठी ही उसका भगवान है। वाह। पथरीले मोड़ों पर घुटनों में जोड़ों पर टीस सी उभरती है, पार्वती मरती है। क्या बात है। बाप था शराबी आदमी कबाबी, पारो भी एक बेजुबान है, वाह वाह। लाठी ही उसका भगवान है। लाठी उसका भगवान। तो लंबा गीत है, इतना ही समझ, और आगे कुछ कहें। जी जी जी। लेकिन बड़ा अच्छा आपने एक दृश्य इस गीत के माध्यम से खींचा, एक ऐसे समाज में एक ऐसा इसका अंतिम इसका भाग मैं चाहता हूँ। जरूर जरूर जरूर, स्वागत। क्योंकि वो एक श्रमशील महिला है नेत्रहीन होने के बावजूद, कि जो न गिड़गिड़ाती है रोटियां कमाती है, मौत से न डरती है रोज युद्ध करती है। क्या बात। सदी ठहर जाए नदी ठहर जाए, पारा सा चलता इंसान है। क्या बात है। लाठी ही उसका भगवान है, कौन इधर आता है कौन उधर जाता है, अंधी आँखों का अनुमान है। वाह वाह। लाठी ही उसका भगवान। बहुत सुंदर आपने ये गीत और उसका एक बंद आपने जो सुनाया, इसका मुखड़ा और बंद, वाकई में बड़ा सुंदर आपने विषय उठाया, और निश्चित रूप से आपने कुछ देखा होगा, महसूस किया होगा, तभी कलम की जो कवि है उसकी कलम कुछ लिखने को मजबूर होती है। आपका मन भी बड़ा संवेदनशील लगता है, और शायद इसीलिए इस रचना का जन्म हुआ। आपने बात की गीतों की, और उसके साथ साथ अभी आपने जिक्र किया नवगीत। जी। तो गीतों से नवगीत ये कैसे हुआ? ये बड़ा सार्थक और बड़ा ऐसा प्रश्न है जी कि मैं भी इससे जूझता रहा पहले, और उसके बाद जो शोधार्थी हैं बहुत सारे प्रश्न आते हैं, उनसे भी जवाब सवाल होता रहता है। असल में गीत तो जो हमारी परंपरा है, जयदेव के गीत भी गीत हैं। जी जी। और विद्यापति के गीत भी गीत हैं, सूरदास के पद भी गीत हैं, मीराबाई के छंद भी गीत हैं। बिल्कुल। लेकिन जो नवगीत है वह 70 के दशक में शुरू हुआ। अच्छा। जो नवाचारी गीत है, जी जी। जो हमारे जैसे अभी आपने ये सुना, तो एक नेत्रहीन महिला पर आज से मतलब 100 साल पहले अगर कोई लिखा गया होगा तो वो शायद इस तरह की भाषा नहीं होगी। जी बिल्कुल। इस तरह का नवाचार नहीं होगा, नहीं रहा, इस तरह के संवाद धर्मिता नहीं होगी। बिल्कुल। और ये कल्पना करना कि वो नेत्रहीन महिला या पुरुष कोई भी मतलब अपने श्रम से अर्जित करके भोजन कर रहा, वो भी नहीं होगा। बिल्कुल। तो एक भिखारी के रूप में हम कल्पना करते हैं। जी जी जी। तो ये जो नवगीत का जो नयापन है वो शायद मैं समझता हूँ कि इस तरह से निकल करके आता है। जी जी। तो ऐसे ही गीत और नवगीत में जो मौलिक अंतर है वो यही रहा है कि भाषा का नयापन होगा, शिल्प का नयापन होगा, कथ्य का नयापन होगा, और जो नवाचार समाज के संदर्भ में जो नवाचारी प्रयोग है वह भी उसमें दिखाई देगा। लोक धुन और छंद तो होगी ही। जी जी। माने छंदोबद्ध कविता में, गीत में
जो जिस तरह से नए तरह का हम प्रयोग या नए तरह के स्वरूप को भाषा, बिंब और उनको लेकर के कर सकते हैं, जी जी, वह नवगीत के रूप में प्रतिष्ठित होता है। तो ये 70 के दशक से हुआ और शंभुनाथ जी ने तो नवगीत दशक निकाले, आप जानते जी, हैं। नवगीत दशक 1, 2, 3 आया, मैंने 82 में पहले आया, फिर बाद में जी। तो मैं उस दौर में गीत लिखना शुरू किया था मैंने जब, तो मैंने वैसे बताया कि श्रृंगार से शुरू किया, लेकिन फिर वीर रस में लिखने लगे। लेकिन फिर उसके बाद ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं मैं अपने आप को दोहरा रहा हूँ, या वैसा वीर रस नहीं लिख पा रहा हूँ जो हल्दी घाटी में है, जो दिनकर जी लिख गए हैं। तो फिर हम उसी चीज़ को क्यों लिखें? वैसा श्रृंगार भी नहीं लिख पा सकता हूँ जो पहले के लोग लिख गए हैं। तो अब आवश्यकता है कि हम कुछ नए ढंग से अपने समय में कुछ लिखें। तो जब हम इस तरह से प्रयोग करते हैं तो वह नवगीत की श्रृंखला में, श्रेणी में चला जाता है। जी जी जी। तो मैं जो समझ पाया हूँ वो कुछ इस तरह से है। तो बाकी तो और विद्वान लोग हैं बड़े बड़े, वो अपनी तरह से व्याख्या करते रहते हैं। नवगीत की बात चली है तो क्यों ना एक झलक नवगीत की भी हो जाए, हमारे साथियों तक, उन तक भी पहुंचे। मैंने ये अभी आपके सामने जो रखा वो मेरी समझ से तो नवगीत ही है। मैं और देखता हूँ इसमें से कुछ और, कोशिश करता हूँ एक दो और आपके सामने। जी। मेरा घर आंगन शीर्षक एक नवगीत है। अच्छा अच्छा। आप देखें कि किस तरह से जो पाश्चात्य सभ्यता है या जो बाजारवाद है हमारे यहाँ आता गया और हम किस तरह से उससे प्रभावित होते चले गए। तो कुछ छोटा सा एक गीत है, मैं आपके सामने जरूर, स्वागत। कोशिश करें तरन्नुम में पढ़ें या वैसे ही, जैसे आपको सहजता हो, जैसे आप। कि पूर्वमुखी मेरा घर आंगन भीज रहा है। पूर्वमुखी है। हाँ हाँ हाँ। पूर्व माने हमारी परंपरा है, जिधर सूरज निकलता है। जी जी जी। वो दिशा है हमारी। तो पूर्वमुखी मेरा घर आंगन भीज रहा है, पश्चिम से कुछ ऐसे बादल आए हैं। पाश्चात्य सभ्यता है जी जी प्रतीक के रूप में। पूर्वमुखी मेरा घर आंगन भीज रहा है, पश्चिम से कुछ ऐसे बादल आए हैं, इनमें पानी नहीं सिर्फ तेजाब भरा है, रूप रंग ये कैसा जीवन में उतरा है, आज कंटीले झाड़ यहाँ अकुराए हैं, पश्चिम से कुछ ऐसे बादल आए हैं। क्या बात है। और देखें बिंब की पीली होकर घास यहाँ हरियाती है। पीली होकर घास यहाँ हरियाती घास है। वो हरी हो रही है, लेकिन जी, उसका पीलापन है क्योंकि उसमें प्रदूषण कहीं ना कहीं वो है। तो पीली होकर घास यहाँ हरियाती है और बीमारों की संख्या बढ़ती जाती है। थोथे गर्जन और धुएं के साए हैं, थोथे गर्जन और धुएं के साए हैं, पश्चिम से कुछ ऐसे बादल आए हैं। और इस गीत का अंतिम बंद है कि अब तो सभी हवा में बातें करते हैं, अब तो सभी हवा में बातें करते हैं, व्याकुल हुए किसान भूख से मरते हैं, तो मोबाइल वो लिए हुए मुंह बाए हैं। क्या बात है। मोबाइल वो लिए हुए मुंह बाए हैं, पश्चिम से कुछ ऐसे बादल आए हैं, पूर्वमुखी मेरा घर आंगन भीज रहा है। क्या बात। तो बादल यहाँ प्रतीक नेताओं का भी है। अच्छा। तो आप जब इसको गंभीर होकर मतलब कोई पढ़ेगा या समझेगा तो अनेक बिंब छवियाँ निकलती हैं। और नवगीत की विशेषता होती है कि अपने समकाल को प्राचीन बिंबों के माध्यम से हम उकेरने की या उसको उभारने की कोशिश करते हैं। क्या बात है, बड़ी सुंदर बात पता चली। गीत और नवगीत में क्या अंतर आपने महसूस किया और क्यों नवगीतों की तरफ आपका जाना हुआ, ये बात भी आप तक पहुंची और उसकी एक झलक उनकी एक रचना में भारतेंदु जी ने आप तक पहुंचाई। आपकी कई पुस्तकें हैं, मुझे लगता है लगभग 30 के करीब आपने पुस्तकें लिखी हैं। जी, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो। जी। तो इन जो आपने पुस्तकें लिखी किन किन विषयों में लिखी हैं? मैंने बताया गीत संग्रह मेरा पहले पारो या जो आया नेत्रहीन महिला, उसी से जुड़ा हुआ एक संग्रह था पूरा। उसके बाद मेरी सतसई आई, एक खंड काव्य आया। तो सतसई में दोहों के 710 करीब दोहे थे। जी जी। तो अपने 90 के 91 के आसपास से मैंने लिखना शुरू किया। मेरी प्रकाशित पुस्तकें आई, वैसे तो 80 से शुरू हुआ, लेकिन 90 में सबसे पहला गीत संग्रह आया था। जी जी। तो चलता रहा। असल में देखिए कोई ये नहीं है कि मतलब
आप जब अनुभव करते हैं वो लिखें, उसके लिए विधा कोई निश्चित करके जब आप चलते हैं तो दिक्कतें होती। मेरा अपना मानना है कि मैंने नाटक भी लिखा, कहानी संग्रह, मेरे कहानियों पर एमफिल भी हो चुका है। अच्छा अच्छा। और नाटक संग्रह मेरे आए हैं, एक बड़ा नाटक भी है और एकांकियों का भी है। एकांकियाँ कई तरह की आई। मंचन मैंने किया विद्यार्थियों के साथ मिल करके। जी जी। तो रविंद्रालय में भी मैंने मंचन किया है, यशबाग के रामलीला में भी मंचन किया मैंने। अरे वाह। और आपके हिंदी भवन में, रिफायाम क्लब में। जी जी जी। तो ये मैंने उस समय के युवावस्था की बातें हैं। जी जी। तो एक मतलब लगाव बनता गया नाटक से भी और कविता से भी। और मैं आपको बताऊं कि कविता, नाटक एक ऐसी विधा है जिसको कविता से अलग नहीं कर सकते आप। उसमें भी आपको कुछ गायन, कुछ इस तरह का कुछ ऐसा पुट आता है उसमें भी जगह जगह। और वो जो नाटक होता है वो देर तक रहता है, स्थायी बन जाता है। वो मतलब उसकी लोगों की, दर्शकों की या श्रोताओं की दृष्टि में वो रहता है लंबे समय तक। तो कुछ इसीलिए मैं इस सभी तरह से चीज़ों से जुड़ता रहा। लेकिन कोई योजना बनाकर, प्लान करके, जैसे आजकल हो रहा है कि आप गीत ही लिखेंगे या कोई एक विधा विशेष, जी अमूमन ऐसा होता है। हाँ, मेरे साथ ऐसा नहीं था जी। तो ये रहा। फिर नाटक मैंने बताया ना कि बच्चों के साथ मैं स्कूल में पढ़ाता था वहाँ दिल्ली में। जी। तो वहाँ पर ये था कि हर एक वर्ष एक नाटकों का एक कंपटीशन होता है। अच्छा। प्रतिस्पर्धा होती जी है। जी जी। तो हर बार मैं अपने मन से वो बच्चों को तैयार करके ले जाता था। तो उसमें कई बार प्रथम स्थान आता था बच्चों का, द्वितीय स्थान आता था, वो अलग बात है। लेकिन एक नाटक, एक खेल हर बार हम लोग तैयार करते थे। क्या बात। और शर्त ये थी कि उसमें कोई बाहर का संसाधन उपयोग नहीं करते थे। अच्छा। मैंने पूरी क्लास, 40 बच्चों की क्लास ले ली। हाँ हाँ। तो 40-42 बच्चों को सबको टीम बैठा के बनाया। कोई बच्चा पेंटिंग कर लेता है तो उससे डिज़ाइन बनवाया, कोई बच्चा कस्ट्यूम ले आएगा तो उससे कहा वो तुम व्यवस्था करो। कुछ अभिनय के हो गए, कुछ संवाद को करेक्ट कराने वाले, कुछ अलग अलग तरीके से, कुछ गायन में रखे। मैंने 40 के 40 बच्चों को जो आप इन्वॉल्व करते हैं, सबका समावेश उसमें किया, सबका उपयोग किया आपने। हाँ जी। तो उससे ये मुझे सीखने को मुझे भी मिला और हमारे बच्चों को भी सीखने को मिला। अब बताऊँ एक अनुभव ऐसा, एक बच्चा था, उसका पैर ख़राब था। ओहो। तो बैसाखी लेकर आता था। अब पूरी क्लास थी मेरे पास, अब उसका मंचन कराना था। जी जी। तो वर्षगांठ एक बलकरण वाला आपने पढ़ा भी होगा। जी जी जी। तो वही उनके 7th 8th की क्लास के बच्चे थे, उनको कराना था। जी। अब सबसे मेरे मन में ये था कि भाई वो तैमूर लंग का जो अभिनय है वो कौन करेगा। बाकी तो सारे कल्याणी बन गए, बलकरण बन गया, सैनिक बन गए, सिपाही बन गए, तैमूर लंग का अभिनय कौन करे। मेरे मन में था कि वो बच्चा जो अभी बड़ी मुश्किल से पास होता है, बैसाखी लेकर आता है, उसे तैमूर लंग बनाया जाए। लेकिन मैंने कहा नहीं और बच्चों को तय किया कि भाई आप लोग तय करो कौन कौन क्या अभिनय करेगा, आप मुझे दिखाओ, मैं बैठ के देखूंगा। हाँ। तो एक उन बच्चों की एक टीम बनाई, 4 बच्चों की, कि जो ऑब्जर्व करके बताएंगे कि ये इनका सर ये वाला रोल अच्छा है, ये बेहतर है। हाँ। तो बिल्कुल एक प्रजातांत्रिक रूप में हमने निर्णय लिया। अब वो बच्चा, झिझक इतनी थी उसमें कि वो निकल करके नहीं आ रहा था। उसका नाम गोपाल था उस समय, मुझे याद है। तो उसको बड़ी मुश्किल से उन बच्चों से ही हमने कहा देखो भाई अगर ये तैमूर करेगा तो हम ये नाटक करेंगे, वरना नहीं। 2-3 दिन के बाद मैंने उसको कैंसिल कर दिया, भाई अब ये नहीं करेंगे, करेंगे जब ये गोपाल को तैयार करो। अब सब बच्चों ने मिलके उसकी मिन्नतें की, सबको नाटक करना है, एक ऐसी चीज़ है कि वो करना ही करना है जी। तो गोपाल को तैयार किया गया, वो झिझकते हुए मंच पर आया और फिर धीरे धीरे मैंने एक 15-20 दिन में वो एक तैमूर लंग की तरह उसने, तो वो बैसाखी लेकर, हमने कहा बेटा तुम बैसाखी लेकर ही तैमूर करोगे। वाह। और उसने किया स्टेज पर। तो उसका 1-2 सीन बड़े अच्छे थे। वैसे वो छीन करके दूध बलकरण से पीता है और पीने के बाद हंडिया ऐसे फेंकता है स्टेज से। जी जी जी। तो उस पर बड़ी क्लैपिंग हुई। वाह। तो कभी कभी ऐसा, और उसके बाद चेंज क्या हुआ, ये नाटक करना तो बहुत आसान था, कोई भी टीचर कर सकता था जी। चेंज ये हुआ कि वो बच्चा जो 40-42% नंबर लेता था, वो 6 महीने साल के बाद 80% लेकर के आना। अरे वाह। वो बच्चा जो बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो नाटक ये करता है। क्या बात है। और ये मैंने अनुभव किया है, मैंने अपने जीवन में। ऐसे और भी उदाहरण हैं
कि वो बच्चे जो नाकारा समझे जाते थे, मैथ वाला कहता था रे बेकार है इन मिश्रा जी को बर्बाद कर रहे हो, तो वो सारे बच्चे, मैंने उनसे जब हम आप प्रॉमिस ले लें कि बेटा ये करोगे तो हम तुमको रखेंगे टीम में, जी जी जी, तो वो सब सुधरने लगते हैं। तो क्या बात। ये जो संस्कार है लर्निंग का, मुझे लगता है सबसे अच्छा टूल, सबसे अच्छा साधन अगर कोई है तो नाटक है। और ख़ासतौर से बच्चों को, अब नुक्कड़ नाटक और बहुत सारी नाटक की विधाएं आ गई हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत तामझाम रखें, जी जी बिल्कुल, है ना, सिंपल वे में कर सके, लेकिन वो एक मन में अभिलाषा जगाते हैं। तो इस तरह से मैं नाटक से जुड़ गया। अब बच्चों के लिए लिखने लगा था, मैंने कुछ कहानियाँ की, जैसे ईदगाह की जी, जी, ये इनका था सिंड्रेला का स्वप्न, सूर्यबाला का, वो जी, किया। जी जी, तो कुछ कहानियों का मंचन कराया, कुछ एकांकी मिल गए उनका कराया। फिर जब कभी कभी ऐसा हुआ कि मुझे लिखना पड़ा खुद, अच्छा, तो इस तरह से मैं नाटक लिखने लगा। तो गर्ल सेंसिटाइजेशन पर चल रहा था, तो लड़की की जात मैंने एक नाटक लिखा। जी जी जी, फिर मरे हुए लोग, आपने सुना होगा, यहाँ किसानों को जो मर गए थे, उन जिंदा थे उनको भी मृत घोषित कर दिया गया था। जी जी, तो उनके नाम से लोग, कुछ और भ्रष्टाचार चल रहा था, वो आया। तो इस तरह से कई नाटक, सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्मशती थी, उस अवसर पर दिल्ली चलो एक नाटक बना। जी जी, तो इस तरह से नाटक, फिर शास्त्रार्थ बना जो बड़ा नाटक था। तो आकाशवाणी ने उनका अनेक भाषाओं में अनुवाद वगैरह भी किया, और दानिश इकबाल साहब ने उसका बड़ा अच्छा मंचन कराया था। तो नाटक में इस रूप से मैं जुड़ता गया। मैंने विशेष रूप से मंचन, मैंने अभिनय भी किया कुछ, दिल्ली में भी, श्री राम सेंटर में भी, विक्रम और वशीम वगैरह में भी किया। तो ये एक ऐसा एक मन में, फिर मेरा शोध विषय भी भरत मुनि पे था। जी जी जी, तो इस तरह से नाटक में से जुड़ा। तो जब आप जुड़ते हैं नाटक से, तो गीत से, कविता से, आलोचना से, प्राश्निक से, मन इनसे अपने आप जुड़ जाता है सारी तो चीजें। अनेक विधाओं पे फिर आपको रिपोर्ट भी बनानी है। हाँ, तो आप उसे कहीं ना कहीं पत्रकारिता से लिंक बनता जाता है। अगर आप नाटक से जुड़े हैं तो मुझे लगता है कि साहित्य की सभी विधाओं से जुड़े हैं। और शायद इसीलिए आपके जीवन में मुझे सबके जितने भी साहित्य के रंग हैं, वो लगभग सभी रंग दिखते हैं। हाँ, वो प्रयोजनवश होते गए ना, मैंने जी जी जी, क्योंकि जितना आप अनुभव अपना बढ़ा पाते हैं जी, उतनी अच्छी आपकी लर्निंग होती है। क्या बात। और सीखने के लिए कोई उम्र निश्चित नहीं है। वाह, हम आज भी सीखते हैं और हम सबको सीखना चाहिए। जी जी। जैसा कि अभी हिंदी संस्थान की बात है, हिंदी संस्थान ने आपको सम्मानित करने का फैसला किया है वहाँ पर, तो ये जो सम्मान है, ये किस तरह का सम्मान है, किस विषय पर सम्मान मिल रहा है, क्या कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी प्रकाश डालिए। मैं तो यही बता रहा था अभी आपको कि ये असल में बच्चों के जो नाटक हैं जी, उन्हीं को लेकर के सम्मानित किया जा रहा है जी। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा सम्मान इसीलिए शायद दिया जाता है जो बच्चों के नाटक लोग लिखते हैं जी, जी, मुझे यही लगता है जी जी। तो ये बहुत अच्छा है कि मुझे शास्त्रार्थ के लिए सेठ गोविंदास सम्मान मिला जबलपुर से। अच्छा, अरे वाह। तो वो 2009 में जी जी। तो उसके बाद अब नाटक पर हिंदी अकादमी दिल्ली से मुझे सम्मान मिल चुका है। तो नाटक एक ऐसी विधा बनती गई धीरे धीरे कि वो मुझे सम्मान दे रही है। क्या बात है, क्या बात। और मैं नाटक का विद्यार्थी हूँ उस तरह से, बाकी कोई ऐसा बहुत रंगमंच से जुड़ा नहीं रहा, लेकिन हाँ बच्चों के साथ थोड़ा बहुत अनुभव मेरा है। तो ये आपके मतलब अगर पूरी इस यात्रा में देखें, साहित्य की यात्रा में, तो गीत, नवगीत, कहानी, नाटक और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई हैं। इनमें अगर देखा जाए तो आपको सबसे ज़्यादा क्या, मतलब जब जो कहते हैं ना एक बिल्कुल दिल के करीब होती है विधा, हाँ, तो ऐसी कौन सी विधा है जो आपको सबसे ज़्यादा अपील करती है? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है। आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं और छोटी भी हैं, बड़ी भी हैं जी, लेकिन उपयोगिता सबकी अलग अलग है। और जो छोटी उंगली से आप काम कर सकते हो शायद अंगूठे से नहीं कर सकते, अंगूठे से जो कर सकते हो दूसरे से नहीं कर सकते जी जी। तो जब मैंने बताया ना कि जो नाटक से जुड़ जाएगा उसके लिए मतलब सारी विधाएं बहुत अच्छी हैं। और अब जो अपने मन में कभी एक क्षण विशेष में आप नाटक लिखते हैं, कभी दूसरे समय में आप गीत लिखते हैं, कभी और किसी समय में आप आलोचना की दृष्टि से लिखते हैं, बिल्कुल, तो कहानी लिखते हैं, समीक्षा करते हैं, तो ये सब कुछ, और ये सब जुड़े हुए हैं। इनको अलग अलग करके देखना मेरी समझ में नहीं आता कि इनको अलग अलग करके क्यों देखा जाए जी जी। और चूंकि पढ़ने लिखने से आप जुड़े हैं, हम जुड़े हुए हैं,
तो विद्यार्थियों की भी मांग होती है। अब जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए मेरी अभी पीछे किताब आई थी, उन बच्चों की कविताएं जी जी अलग से। तो ये सब चलता रहता है और मुझे लगता है कि समावेशी हमारा जीवन है, समाज है, जी जी। तो उसको बहुत अलग अलग करना नहीं चाहिए। अब मैं मतलब किसी एक विधा में क्यों रहूं जब मैं सब जगह काम कर रहा हूं या कर सकता हूं या लोग स्वीकार करते हैं, तो मुझे एक जगह लिमिट क्यों किया जाए। क्या बात है। नहीं, बहुत अच्छी सोच है आपकी और ये सोच आपकी ऐसे ही बढ़िया चलती रहे, हम तो यही चाहेंगे। तो मित्रों, हमारे साथ भारतेंदु मिश्र जी हैं और बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं इनसे, और नाटक में इनकी अच्छी खासी इनका अनुभव है, काम किया है इन्होंने। तो ऐसे जो नाटक आपने लिखे हैं उसमें कोई ऐसी बात जो आप चाहेंगे कि हमारे जो भी साथी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन तक कोई खास बात जो आपको लगती है पहुंचाई जाए? जी, मैं एक स्वगत कथन है मंडन मिश्र का। मंडन मिश्र जी का, अच्छा। और ये हमारा शास्त्रार्थ जो नाटक आया था, तो उसमें क्या होता है कि शंकराचार्य जब जीत जाते हैं, अच्छा, और मंडन मिश्र पराजित हो जाते हैं, तो मंडन मिश्र के अनुसार मंडन मिश्र को जो शंकराचार्य जी कहते हैं वो उसको करना होता है, और उसके अनुसार उनको कांची कामकोटि में जा करके शंकराचार्य का शिष्य बनकर वहाँ के मठ की देखरेख करनी है। अच्छा, मैंने शर्त जीत चुके हैं जी, शर्त जीत तो चुके मंडन मिश्र को वहाँ जाना है जी। तो अब माहिष्मती में मंडन मिश्र एक कुलपति थे और बड़ा वर्चस्व है उनका, विद्यार्थी छूट रहे हैं, पत्नी छूट रही है, और शुक और सारिका जो वेद पाठ करते थे उनके जी जी घर में, वो सब बिछड़ रहे हैं। तो उस दृश्य का जो समापन है वो एक तरह का, किस तरह से पराजय का बोध उनके मन में आता है। इसके बावजूद अब जो स्थिति हो गई है, जो नियति है, उस ओर बढ़ना है जरूर। तो यहीं पर नाटक हमारा समाप्त होता है और यह स्वगत कथन अंत में उनका आता है जी आपके सामने। जी। क्यों होते हैं शास्त्रार्थ, क्यों होता है तिरस्कृत और अपमानित एक व्यक्ति हार कर? मुझे देखो, पत्नी बिछड़ गई, घर बार पुत्र जैसे बटुक, शुक और सारिका सब छूट गए, टूट गई मीमांसा दर्शन की जर्जर प्राचीन परंपरा। बस एक शास्त्रार्थ ने बदल कर रख दिया सर्वांग संपूर्ण। नाम तक नहीं छोड़ा मेरा, चलो अच्छा ही हुआ, मंडन का जीवन यहीं समाप्त हुआ। मुक्त हुआ मंडन मुक्त हुआ मंडन। कैवल्य कोई ऐसा ही अनुभव होता होगा। मंडन के भीतर कोई एक व्यक्ति जन्म ले रहा है। नहीं नहीं, ये तो मैं हूं, मैं सुरेश्वर, अभी अभी जन्मा और बड़ा हुआ। मंडन का मान मर्दन तो हो चुका। तो ये एक अंश है उसका, मैंने स्वगत कथन का आपके सामने। बहुत सुंदर दृश्य आपने रखा और सुरेश्वर बन करके उनको वहां जाना है जी। तो शंकराचार्य जी आदेश देते हैं और वो फिर चले जाते। क्या बात है। तो मित्रों, नाटकों से उनमें भी एक झलक आप तक पहुंचाई भारतेंदु जी ने, और इसके साथ साथ अब समय इस तेजी से भाग रहा है कि हम बातें तो बहुत सी करना चाहते हैं आपसे, बहुत सारी जो आयाम आपके अंदर छुपे हैं उन सब के बारे में जानना चाहते हैं, उनमें झांकना चाहते हैं, उनको छूना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर समय के चलते अब हम बस यही कहेंगे कि हमारे जो भी साथी इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपने जो अपने इस पूरे साहित्य की यात्रा में आपने जो कुछ अनुभव लिए हैं उसमें क्या कुछ कहना बताना चाहेंगे उन्हें? देखिए, अपने आप को पढ़ो, अपने जीवन को पढ़ो, मेरा तो यही संदेश है। अपने परिवेश को पढ़ो, बच्चों को, परिवार में अपने काम वाली बाई है, एक ठेला लगाने वाला, रेडी लगाने वाला कोई इंसान है जो बहुत नीचे सुलभ हैं, उनको, पक्षियों को, प्रकृति को, उसको जानो, समझो, तो तुम कविता को भी समझ सकते हो, साहित्य को समझ सकते हो। क्या बात। बड़े बड़े ऊंचे नामों में साहित्य और कविता और जीवन की सहजता शायद ना मिले। किसान, मजदूर, घर के काम करने वाले, अपने घर परिवार के बच्चे, उनको जानो, समझो, पढ़ो। मुझे पढ़ना चाहिए, मैं तो यही करता हूँ। तो मुझे लगता है यही साहित्य जीवन को हमें जोड़ सकता है, हमारे साथ वो चलता भी है। बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो मित्रों, ये जो बातें हैं ये अपने जीवन में आप सहेजिए और इन्हें अपने साथ अपने जीवन में उतार लीजिए, हम तो यही कहेंगे। और इस पूरी बात के लिए भारतेंदु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय हमें दिया, हमारे साथ आप जुड़े। मित्रों, इसी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा अगले अंक में।
तो सुस्मित को दीजिए यहाँ पर अनुमति, लेकिन आप सुनते रहिए आपका अपना 107.8 FM रेडियो जय घोष। नमस्कार।